गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव शाखा से आपको कक्षा 5 की हिंदी रिमझिम का पाठ 18 चुनौती हिमालय की पढ़ाऊंगा। चलिए पढ़ते हैं। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मातायन पहुँचे तो वहाँ के नवयुवक कुली ने बताया, साहब सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी। बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। कितनी दूर? जवाहरलाल ने पूछा। 8 मील साहब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। बस, तब तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि डाली। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी? फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफ़र के लिए और भी उत्सुक हो गए। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूँगा। भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालीमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाके ताज की भांति चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हो। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। जवाहर ने हथेलियाँ आपस में रगड़ के गर्म की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडेरिया अब गाइड बन गया। बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आके जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की बात कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ बर्फीली चट्टानें और सफ़ेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। एक और सूसू करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी और ताजगी और स्फूर्ति भी देती। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते रह गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपट्टी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ गया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। थोड़ी देर में बर्फ़ पड़ने लगी। फिसलन बढ़ गई। चलना अभी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा वह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधले में ओझल हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त अमरनाथ से भी ऊपर। पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था, न बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। साहब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुँचते पहुँचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुँचे नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली।
अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कूलियों को उत्साहित किया। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक बर्फीली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयाँ थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता। बहुत नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मज़ा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा, सामने गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। सांप गिर गए, किशन चीखा। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। जवाहर, ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, बहुत चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज़ टकरा के दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पैंग पड़ा। जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल को हिम्मत बढ़ गई। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज़ सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेली भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी न चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। सांप चोट तो नहीं आई, एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाई सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रही। सुरेखा पणदिकर जी ने लिखी है यात्रा वर्णन जवाहरलाल नेहरू जी की। फिर इंडिया का मैप दे रखा है, पॉलिटिकल मैप है। हाँ, राजनीतिक कहाँ क्या है। लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऊपर दिए गए नक्शे में लद्दाख कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, आपको इसमें बताना है। ठीक है, लद्दाख कहाँ है और यहाँ पर होगा जम्मू कश्मीर है ना, ये टॉप में इसके यहाँ पर है। ठीक है, और आपको अपना बताना है उत्तराखंड। फिर अनुमान लगाओ कि तुम जहाँ रहते हो वहाँ से लद्दाख पहुँचने में कितने दिन लग सकते हैं और वहाँ किन किन जरियों से पहुँचा जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है। फिर है, किताब के शुरू में तुमने तिब्बती लोक कथा राग की रस्सी पढ़ी थी। नक्शे में तिब्बत को ढूंढा, आपको तिब्बत भी ढूंढना है इस नक्शे में। ठीक है, तिब्बत आपका यहाँ पर है, देखो लिखा होगा, ये चीन लिखा है, चीन के जस्ट नीचे वो है तिब्बत। फिर है वाद विवाद। बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वहाँ कोई भी पेड़ पौधे या वनस्पति नहीं थी। बताओ, ये जगह कब उदास और फीकी लगती है और यहाँ कब रौनक होती है? घर, बाजार, स्कूल, खेत। जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए।
तुम इससे सहमत हो तो भी तर्क दो, नहीं हो तो भी दो। तुम्हें अपने तर्कों को तुम कक्षा के सामने प्रस्तुत भी कर सकते हो। कोलाज कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं जो कई तस्वीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एक कागज़ पर चिपका कर बनाई जाती है। तुम मिलकर पहाड़ों का एक कोलाज बनाओ, ये आपकी एक्टिविटी है, छोड़ दो। अब इन चित्रों पर आधारित शब्दों का एक कोलाज बनाओ। कोलाज में ऐसे शब्द हो जो इन चित्रों का वर्णन कर रहे हो, ठीक है। फिर तुम्हारी समझ से इस वृत्तांत को पढ़ते पढ़ते तुम्हें भी कई अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही है, उसके बारे में लिखो। जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि उनके पास बर्फीली बर्फीले मैदान को पार करने के लिए उचित उपकरण नहीं थे, ठीक है। जवाहरलाल किशन और कुली सभी रस्सी से क्यों बचे थे? क्योंकि अक्सर हम बर्फीले इलाकों में हमें रस्सी से एक दूसरे को रस्सी से ही बांध के चलना पड़ता है, क्योंकि कब किसका पैर